तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमने सेकंड जो मेन टॉपिक है यूनिट थर्ड का HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वो स्टार्ट कर दिया था, और मैं आपको ये एक एनिमेशन उसमें दिखा रहा था। तो उसमें हमने क्या क्या कंसीडर किए थे मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारे क्या थे, ये एक टाइप का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे जो लिक्विड टर्म है वो मोबाइल फेज के लिए यूज की गई है। हियर मोबाइल फेज इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ पे सैंपल भी लिक्विड ही होता है और वो कॉलम के अंदर भी लिक्विड स्टेट में ही रन करते हैं।
तो लिक्विड होता है तो यहाँ पर हमको अलग अलग सैंपल बॉटल्स चाहिए होते हैं, सॉरी सॉल्वेंट बॉटल्स। अगर एक से ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए होते हैं तो जैसे 2 3 4 सॉल्वेंट बॉटल्स चाहिए तो उनको अलग अलग सॉल्वेंट रिजर्वियर्स में रखते हैं। दीज आर सॉल्वेंट रिजर्वियर, जहाँ पर सॉल्वेंट को स्टोर करके रखा जाता है। और ये रिजर्वियर जो है वो पाइप्स के थ्रू इन पंप्स से जुड़े होते हैं। दीज आर दी पंप्स, वी द पंप्स विच पुश दीज सॉल्वेंट और मोबाइल फेज इनटू दिस सिस्टम। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इसमें जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टेशनरी फेज के साथ में भी इंटरेक्शन करेंगे और मोबाइल फेज के साथ में भी इंटरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल फेज का कंपोजिशन यानी मोबाइल फेज की पॉलरिटी भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो मोबाइल फेज की पॉलरिटी या उसका कंपोजिशन क्या है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो सिर्फ एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, अगर सैंपल ऐसा है जो एक ही सॉल्वेंट को यूज करके सेपरेट हो जाए तो एक सॉल्वेंट सफिशिएंट है, नहीं तो सॉल्वेंट्स का मिक्सचर लिया जाता है। 2 सॉल्वेंट 3 सॉल्वेंट उनका मिक्सचर लिया जाता है और हर एक को क्या कहते हैं पंप के थ्रू पुश किया जाता है। अब पंप की पुश करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है, जो मोबाइल फेज है लिक्विड है, वो इटसेल्फ कॉलम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। जीसी में हमने देखा था, जीसी में तो गैस जो है वो इजीली प्रेशर के साथ में खुद से ही ट्रेवल कर लेता है, खुद से ही मूवमेंट कर लेता है, लेकिन लिक्विड जो है वो इटसेल्फ खुद से ही ट्रेवल नहीं कर सकता। तो उसको वहां पर मोटर्स लगा के, आप पंप्स को ऐसा मानो मोटर हैं, मोटर्स होती हैं, उनके थ्रू उनको पुश किया जाता है आगे की तरफ कॉलम में बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में। जो मैंने प्रेशर का अमाउंट बताया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लगभग 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर के आसपास उसको पुश किया जाता है। तो ये जो कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम जो है वो बहुत ही हाई सरफेस एरिया मटेरियल, जैसे सिलिका जेल मटेरियल, सबसे ज़्यादा सिलिका जेल का यूज़ होता है। सिलिका जेल मटेरियल के बने होते हैं जिसमें जो सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका जेल के पार्टिकल्स, उनका जो साइज है वो बहुत कम होता है, लगभग 5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन 6 माइक्रोन के आसपास होता है, इतना छोटा साइज होता है। तो वहाँ पर जो पैकिंग होती है वो इतनी ज़्यादा पैक्ड होती है, उसके अंदर पोर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि उसमें से मोबाइल फेज इजीली पास नहीं हो सकता। इसलिए मोबाइल फेज को वहाँ से पास करने के लिए, वहाँ से धकेलने के लिए, वहाँ से पुश करने के लिए यहाँ पर हाई प्रेशर पंप लगाए जाते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एचपीएलसी का एक दूसरा नाम और बोलते हैं, दैट इज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके इन सॉल्वेंट्स को या मोबाइल फेज को यहाँ कॉलम्स के अंदर पुश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये पंप्स होंगे जो इसको पुश करेंगे। फिर यहाँ पर जब किसी भी सॉल्वेंट को पुश किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि जब 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई होगा तो वो सॉल्वेंट क्या होगा, कंप्रेस होगा। वैसे तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, गैस की तो बहुत ज़्यादा होती है। गैस की कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन लिक्विड इजीली कंप्रेस नहीं होते। लेकिन लिक्विड के अंदर जो डिजॉल्व गैसेस हैं, जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ इस तरह की जो डिजॉल्व गैसेस रहती हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनको वहां से निकालना पड़ता है। क्योंकि जब भी सॉल्वेंट कंप्रेस होते हैं तो उसमें जो एयर प्रेजेंट है, जो गैस प्रेजेंट है, वो भी कंप्रेस होती है। तो उसके कारण वहां पर ये जो ट्यूबिंग है, पूरा का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम है, ये आप देख लो पाइपिंग सिस्टम पूरा का पूरा, ये जो पाइपिंग सिस्टम है इसमें क्या होते हैं, एयर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। वो एयर बबल्स जो है वो आगे जाकर कॉलम में और डिटेक्टर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इनकी डी गैसिंग की जाती है। जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं उनको मोबाइल फेज में से या सॉल्वेंट्स में से निकाला जाता है। तो हीलियम की पर्जिंग की जाती है या वैक्यूम पंप लगाए जाते हैं। ठीक है ना, ये सब अभी डिटेल हम बाद में फिर देख लेंगे। वैक्यूम पंप्स वगैरह के थ्रू उन गैसेस को वहां से निकाल दिया जाता है। तो जो गैसेस या हीलियम की पर्जिंग करते हैं तो हीलियम की पर्जिंग से वो निकल जाती हैं। उसके बाद ये जो अलग अलग सॉल्वेंट हैं वो मिक्स होते हैं, उनका जो मिक्सचर है वो आगे बढ़कर पहले गार्ड कॉलम में जाता है, जो प्री कॉलम कहलाता है, जो 4-5 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद ये सैंपल इंजेक्शन चैम्बर में जाता है। सैंपल इंजेक्शन चैम्बर में हम लिक्विड सैंपल्स को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों का मिक्सचर जो है वो एनालिटिकल कॉलम में पहुंचता है। एनालिटिकल कॉलम जो है उसकी लेंथ गार्ड कॉलम से ज़्यादा होती है।
ठीक है, लगभग ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना, उससे ज़्यादा लंबे नहीं होते। HPLC में कॉलम्स जो हैं वो बहुत लंबे नहीं होते। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में सेपरेशन, ठीक है, ये आप जो एनिमेशन देख रहे हो इसमें मैं बढ़ाता हूँ आगे। ये क्या दिखा है यहाँ पे, डी गैसिंग, यानी गैसेस को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है सॉल्वेंट में से, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर जो गैसेस हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा उनको कम कर दिया जाता है, उसके बाद इनको मिक्स किया जाता है, फिर ये आगे बढ़ते हैं। गार्ड कॉलम में जो है वो कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है मोबाइल फेज में उसको निकाल दिया जाता है, यहाँ पर सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो सैंपल इंजेक्ट करने के बाद में देखो ये आगे मूवमेंट दिखा रहा है, किसमें गया, एनालिटिकल कॉलम में। तो एनालिटिकल कॉलम में अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में सेपरेट होते हैं, ग्रीन कंपोनेंट, येलो कंपोनेंट, ऑरेंज कंपोनेंट। वो उनके स्टेशनरी फेज के साथ में और मोबाइल फेज के साथ में उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनका एफिनिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सेपरेट आउट हो जाते हैं और एक एक करके फिर डिटेक्टर में पहुँचते हैं, ठीक है। और डिटेक्टर जो है वो इनको एक एक करके डिटेक्ट कर लेता है। सेम वैसा ही मेथड है फिर आगे डिटेक्टर वाला जो हम जीसी में देखते थे, गैस क्रोमेटोग्राफी में। और यहाँ पे जो डिटेक्टर यूज होते हैं वो डिटेक्टर अलग टाइप के हैं। जो जीसी में डिटेक्टर यूज हुए थे वो कोई भी डिटेक्टर यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ अलग टाइप के डिटेक्टर्स हैं जो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, सिलेबस में है वो सब। डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह से सिग्नल्स दिखा देता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा इसका है। तो ये मैंने एक ये एनिमेशन है वो वहाँ से इंटरनेट से लिया था, तो वो एक अच्छा एनिमेशन है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इससे पहले मैं फिर वापस से स्लाइड्स पे आता हूँ अपने। क्रोमेटोग्राफी बता चुका हूँ डेफिनेशन, ठीक है ना, वही सब चलेगा। स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है, सैंपल होता है। और सैंपल किस तरह से सेपरेट होता है, वो कैसे इंटरेक्शन होता है। तो दो टाइप से इंटरेक्शन बताया था मैंने, एडसॉर्प्शन होता है या पार्टीशन होता है, ठीक है। तो ये कॉलम जो HPLC है वो एक टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ऐसे ही जो GC हमने पढ़ा था वो भी एक टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही है, ठीक है। तो HPLC जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो एक टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। और कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज की क्वालिटी कैसी है, यानी स्टेशनरी फेज, सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो एडसॉर्प्शन होगा स्टेशनरी फेज पर, और अगर लिक्विड स्टेशनरी फेज है तो पार्टीशन होगा। ये फिनोमेना सेम वैसे ही है जैसा हमने जीसी में देखे थे, जीएससी और जीएलसी में। फिर व्हाई वी यूज एचपीएलसी, एचपीएलसी को क्यों यूज करते हैं कि साइमल्टेनियस इसमें एनालिसिस हो जाता है सैंपल कंपोनेंट्स का, ठीक है ना, एक के बाद एक बहुत सारे सैंपल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ में सॉल्वेंट को पुश किया जाता है। तो वो सॉल्वेंट जो है वो सैंपल के साथ में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स में से बहुत ही क्लोजली पास आउट होते हैं, तो उनका मोबाइल फेज के साथ में और स्टेशनरी फेज के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है कॉलम के अंदर। तो रिजोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है छोटे से कॉलम में, क्योंकि मैंने कहा कि कॉलम बहुत लंबे नहीं होते, 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा लंबे कॉलम नहीं होते। तो इतने छोटे छोटे कॉलम्स में भी, एनालिटिकल कॉलम्स में भी बहुत अच्छा रिजोल्यूशन मिल जाता है, तो इसलिए हम HPLC यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मिलती है, सेम सैंपल को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। एनालिसिस टाइम जो है और कंडीशन जो है वो मॉडरेट रहते हैं, मतलब एनालिसिस के लिए हमको हाई टेम्परेचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीसी में हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे भी एनालिसिस हो जाता है। और जनरली ये HPLC टेक्निक यूज करते ही इसलिए हैं कि जो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं, उनको HPLC में यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गए, जैसे प्रोटीन हो गए, प्रोटीन यानी पॉलीमर्स हो गए, जितने भी बायोपॉलीमर्स हो गए, प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन वगैरह को आप जीसी में एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि जीसी में तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएगा। और वैसे भी जो पॉलीमर्स होते हैं उनका इस तरह से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना भी इजी नहीं होता। तो जैसे पॉलीमर्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स, जितने भी प्लांट और एनिमल से बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं,
या फिर जो हम पॉलीमर सिंथेसिस करते हैं लेबोरेटरीज में, उन सब का एनालिसिस HPLC को यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी लो टेम्परेचर पे तो स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो स्टेबल होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं। तो मॉडरेट एनालिसिस कंडीशन इसमें यूज होती हैं। इजी टू फ्रैक्शनेट एंड प्योरीफाई, इजीली फ्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, इजीली कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, एंड इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। ये एक टाइप की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेक्टर यूज होते हैं वो डिटेक्टर भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी डिटेक्टर यूज होते हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप के हैं, मतलब जो सैंपल है वो यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होता, सैंपल को हम एज इट इज वापस से गेन कर सकते हैं। अगर हमारा सैंपल बहुत कॉस्टली है सपोज, तो उसके अंदर रन करने के बाद में जब वो डिटेक्टर से डिटेक्ट होकर बाहर आता है तो उसको वापस से हम किसी बीकर में, किसी कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं उस सैंपल को, यानी वापस से गेन कर सकते हैं। आगे समझ में, तो इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। लेकिन जो GC पढ़ा था हमने, गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, वहाँ पर ज़्यादातर में जो डिटेक्टर यूज हो रहे थे वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के थे, तो वहाँ पर सैंपल जनरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो HPLC का यूज बहुत ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज में भी होता है, जहाँ पर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनको रूम टेम्परेचर पर ही एनालिसिस करना होता है। फिर इनका आपको नाम पता होना चाहिए, HPLC का क्या नाम है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्मॉल कॉलम में हाई प्रेशर पे बहुत अच्छा सेपरेशन हो जाता है, सभी सैंपल कंपोनेंट्स वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। इसका एक दूसरा नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है पंप्स को यूज़ करके, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पंपिंग सिस्टम होता है, मोटर्स के थ्रू उसको पंप करके अप्लाई करते हैं, मोबाइल फेस को पुश करते हैं, तो इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेज है एक HPLC का कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। GC का इंस्ट्रूमेंट तो सस्ता पड़ता है, लेकिन HPLC का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या कह सकते हो, जो ये डिवाइस होती है, पूरी पूरी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसको एक टर्म और दे सकते हैं, दिस इज हाई प्राइस्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसका प्राइस बहुत हाई है, यानी बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में तो इजीली आपको देखने को मिलेगा। तो फिर इसमें जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उनके टाइप्स दिए हैं कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कौन कौन से टाइप्स की हो सकती हैं। वैसे तो ये सभी टाइप्स मैं सेकेंड यूनिट में लूँगा, डिटेल में सेकेंड यूनिट में आएंगे, लेकिन अभी दो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये तो दो चीज़ें हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल फेज एंड व्हाट इज रिवर्स फेज। ये जो फेज टर्म यूज की गई है ये स्टेशनरी फेज के लिए यूज की गई है, ठीक है, स्टेशनरी फेज के लिए। बाकी तीन और हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जो पॉलीमर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, शायद ये मैं कुछ डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो ये सब भी थोड़ा सेकेंड यूनिट में आएगा डिटेल में, पर यहाँ पर ये दो चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज का क्या मीनिंग है कि नॉर्मल फेज HPLC, ये HPLC की बात कर रहा हूँ, HPLC नॉर्मल फेज में क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगा वो पोलर होगा और मोबाइल फेज क्या होगा, नॉन पोलर जनरली, ठीक है। स्टेशनरी फेज पोलर जो सिलिका जेल हो सकता है, और मोबाइल फेज क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन एग्जांपल दिया है, तो नॉर्मल हेक्सेन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसके साथ में IPE ये भी एक टाइप का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी में, यानी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में जनरली एडसॉर्प्शन होता है, ठीक है। हियर एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो ये सिलिका जेल यूज किया है विच इज पोलर, क्योंकि मैंने पोलर बोला, पोलर इन नेचर, वो एज इट इज यूज किया जाता है जिसपे OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक तरह से पोलर स्टेशनरी फेज का काम करता है। तो पोलर स्टेशनरी फेज, या फिर कह सकते हैं सॉलिड इनर्ट सपोर्ट का काम करता है, जिस पर कोई भी लिक्विड की कोटिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडसॉर्प्शन। तो ये नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एक तरह की एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है HPLC में। और दूसरा है रिवर्स्ड फेज, यानी कि यहाँ पर जो फेजेस हैं उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो जो स्टेशनरी फेज होगा या पैकिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर, और जो मोबाइल फेज होगा वो क्या होगा, पोलर। जैसे आप देखो वाटर मेथेनॉल सिस्टम, ये जो वाटर मेथेनॉल सिस्टम है ये एक्चुअल में क्या है, पोलर है, और जो पैकिंग मटेरियल है या स्टेशनरी फेज है वो क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे हुआ, सिलिका जेल के ऊपर किसी हाइड्रोकार्बन की, किसी नॉन पोलर सब्सटेंस की कोटिंग कर दी है। तो आपको ये C18 दिख रहा है,
C18 दैट इज ODS। ODS मतलब है ऑक्टाडेकाइल सिलेन, ODS ऑक्टाडेकाइल सिलेन। तो इसको जो ये हाइड्रोकार्बन है लॉन्ग चेन 18 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, इसको यहाँ पर सिलिका के ऊपर या सिलिका जेल के ऊपर कोवेलेंटली अटैच कर दिया है। तो अब सिलिका की जो सरफेस है वो क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक, या कह सकते हैं नॉन पोलर। तो यहाँ पर जो पैकिंग मटेरियल है वो नॉन पोलर होगा और मोबाइल फेस क्या होगी, पोलर। और यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होंगे वो जनरली कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, या कह सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन होगा। इस केस में पार्टीशन होगा और पहले वाले केस में एडसॉर्प्शन होगा। तो ये दो टाइप की आती हैं, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स तो आपको पता ही है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ये सब क्या होते हैं, पोलर, जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है स्पेसिफिक। और नॉन पोलर कैसे होंगे, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें डाइपोल मोमेंट या तो जीरो होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये जनरली बताया। तो फिर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इनकी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी फेज पोलर एंड मोबाइल फेज नॉन पोलर, यही बता रहे हैं, स्टेशनरी फेज पोलर एंड मोबाइल फेज नॉन पोलर। तो स्टेशनरी फेज में क्या क्या यूज हो सकता है, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, जो एज इट इज यूज होते हैं, जो पोलर की तरह काम करते हैं। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जो अगर सैंपल हमारा पोलर है, सपोज सैंपल मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, यानी पोलर पोलर इंट्रैक्शन, या जिसको हम एडसॉर्प्शन भी बोलते हैं, एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। मोबाइल फेज कैसा यूज होता है, नॉन पोलर, जनरली हेप्टेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इस तरह के मोबाइल फेज यूज होते हैं जो जनरली लेस पोलर हैं या नॉन पोलर है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा इसमें, सपोज mechanism of separation in this type of column which has polar stationary phase and non polar mobile phase। तो यहाँ पर पोलर कंपाउंड्स जो होंगे सैंपल के पोलर कंपाउंड्स धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे क्योंकि पोलर पोलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। स्टेशनरी फेज पोलर एंड सैंपल कंपोनेंट्स पोलर, तो दोनों पोलर पोलर हैं तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह के जो पोलर कंपोनेंट्स है वो धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे और बाद में इल्यूट होंगे, लेकिन जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं उनका स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन इनका नॉन पोलर मोबाइल फेज में ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि HPLC में जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं उनका स्टेशनरी फेज के साथ साथ मोबाइल फेज के साथ में भी इंटरेक्शन होता है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या है, नॉन पोलर, और हमारे सैंपल कंपोनेंट्स अगर नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर का ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर नॉन पोलर कंपोनेंट्स ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेंगे मोबाइल फेज के साथ में और पहले इल्यूट होंगे। तो ये इसका एक बेसिक फिनोमेना है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। अगर आप पूछते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज, तो आपको आना चाहिए। तो नॉर्मल फेज के आप एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या लें, स्टेशनरी फेज कैसा है, सिलिका जेल जो कि सॉलिड है, उसकी सरफेस पर क्या होगा, एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलिका जेल क्या है, पोलर है, क्योंकि आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दिख रहे हैं सिलिका जेल पर, तो इनके साथ में क्या होगा, पोलर पोलर इंटरेक्शन। तो पोलर सब्सटेंस धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे। देखो एग्जांपल आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है इसमें, ये 5 कंपाउंड बताए हैं, 5, एक बेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन, एक एनिलीन, एक नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन और एक ये है ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। ठीक है ना, 5 दिख रहे हैं आपको। तो देखो जो बेंजीन है ये क्या है, नॉन पोलर, नाइट्रोबेंजीन लेस पोलर, फिर एनिलीन उससे कम पोलर है, ज्यादा पोलर है, फिर ये और ज्यादा पोलर, और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और भी ज्यादा पोलर। तो जो जितना ज्यादा पोलर है वो स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन दिखा रहा है, पोलर पोलर इंटरेक्शन। और बेंजीन जो है वो इसके साथ में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल फेज। नॉर्मल फेज में बेंजीन किसके साथ में ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा, नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ, क्योंकि नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज कैसा होता है, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये कि आप इसको डायग्राम अच्छा से याद रख सकते हो नॉर्मल फेज के लिए। दूसरा, ये पोलरिटी ऑर्डर बताया है कि मोबाइल फेज की पोलरिटी कैसे होती है, लो से हाई। नॉर्मल हेक्सेन सबसे ज़्यादा नॉन पोलर है, फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पोलरिटी बढ़ती जाती है। तो ये सब चीज़ें बताई हैं। फिर आ जाता हूँ मैं रिवर्स फेज पे। ठीक है, HPLC में ये 2 टाइप पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। तो रिवर्स फेज में क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी फेज कैसा हो सकता है, नॉन पोलर,
और मोबाइल फेज कैसा होगा, पोलर। तो यहाँ पे जो फेजेस हैं वो उल्टी हो गई, पलट गई हैं। स्टेशनरी फेज जो नॉन पोलर है, वो मटेरियल तो सेम ही यूज होगा, सिलिका जेल, लेकिन सिलिका जेल के ऊपर किसी हाइड्रोफोबिक मटेरियल, किसी हाइड्रोकार्बन की कोटिंग होगी। और कोटिंग भी बहुत ही परमानेंट कोटिंग होती है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड से वो बाइंड कर देते हैं उसको सिलिका जेल के साथ। जैसे कौन कौन से रेडिकल्स यूज हो सकते हैं, जैसे एन ऑक्टाइल, एन ऑक्टाडेकाइल। ऑक्टाडेकाइल मतलब 18 कार्बन वाला, जो अभी आपने देखा ना C18, दैट इज 18 कार्बन वाला, दैट इज ODS। या एन ऑक्टाइल, इथाइल, फिनाइल डाइऑल, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। तो इन सब की कोटिंग कर देते हैं, तो जो सिलिका जेल है जो पोलर था वो क्या हो गया, नॉन पोलर। उसी को उसमें फिल कर देते हो तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी हो जाता है। इस केस में जो मोबाइल फेज जनरली पोलर यूज होते हैं, पोलर सब्सटेंस, जैसे या तो वाटर यूज कर सकते हैं, या वाटर एसिटोनाइट्राइल का मिक्सचर, वाटर मिथेनॉल का मिक्सचर, या फिर कोई बफर सॉल्यूशंस जिनकी फिक्स पीएच होती है, बफर सॉल्यूशंस, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इस तरह के डाइऑक्सिन, ये सब पोलर कंपाउंड्स हैं। तो ये सब पोलर सॉल्वेंट्स रिवर्स फेज में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर नॉन पोलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर सैंपल कंपोनेंट एंड नॉन पोलर स्टेशनरी फेज ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो नॉन पोलर सैंपल कंपोनेंट्स धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे, और पोलर कंपोनेंट्स मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे और पहले एल्यूट होंगे। तो मतलब रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज का जो सभी आप देखोगे जस्ट उल्टा कर देना है। तो ये दोनों का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, सिलिका C18 मटेरियल, पैकिंग मटेरियल विच इज स्टेशनरी फेज। तो ये सिलिका जेल का पार्टिकल, सिलिकॉन के ऊपर जो अभी OH ग्रुप्स दिख रहे थे हमको पोलर में, पोलर सिलिका जेल में OH ग्रुप्स, उन OH ग्रुप्स पे हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, ODS, ऑक्टाडेकाइल सिलेन। ये सेम वैसे ही ऐड किया जैसे हमने जीसी में आपने देखा था ना, वो जो डायटोमेशियस अर्थ था, डायटोमेशियस अर्थ पे जीसी में, डायटोमेशियस अर्थ में जो OH ग्रुप्स थे सिलिकॉन के ऊपर, उस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या जोड़ देते थे, HMDS के साथ में रिएक्शन कराते थे। सेम इसी टाइप का रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन की जगह ये सिलिकॉन ऐड हो गया, और इसके ऊपर ये कंप्लीट ग्रुप ऑक्टाडेकाइल ग्रुप, ठीक है ना, ऑक्टाडेकाइल ग्रुप हो गया, या शॉर्टर ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो सरफेस है वो क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक, या आप कह सकते हो नॉन पोलर, ठीक है ना, रिवर्स फेज में नॉन पोलर हो गया। अब यहाँ पे नॉन पोलर के अंदर इंट्रैक्शंस होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस इसके साथ में ज्यादा इंट्रैक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हैं, सिलिका पार्टिकल्स पे कोटिंग की गई है ODS यानी C18 ऑक्टाडेकाइल, C8 यानी ऑक्टाइल, C4 यानी ब्यूटाइल। तो ये उसके हिसाब से जो हाइड्रोफोबिक लेयर है उसकी चेन की लेंथ बताइए, कि चेन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, लंबी होगी, उतना ज्यादा नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन दिखाएगा। जैसे ये छोटा होता जाएगा उतना इंटरेक्शन वीक होता जाएगा। तो कार्बन 18, कार्बन 8, कार्बन 4, इस टाइप के अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की कोटिंग की जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग रिवर्स फेज बनाए जाते हैं, नॉन पोलर फेज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स फेज में इंटरेक्शन दिखाया है, ये सिलिका पार्टिकल के ऊपर ये हाइड्रोकार्बन की लेयर है, हाइड्रोकार्बन की कोटिंग है जो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का नॉन पोलर से ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जैसे एरोमेटिक रिंग्स हैं, बेंजीन रिंग, तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, लेकिन जो पोलर होंगे उनका कम इंटरेक्शन होगा। सेम उसी वे में आप बता सकते हो। बाकी ये जो कर्व्स हैं वो मैंने वही बताया कि कौन सा फास्ट ट्रेवल, कौन सा स्लो ट्रेवल। आयन एक्सचेंज और ये वाली क्रोमेटोग्राफी आपके सेकंड यूनिट में आएंगी। नाउ मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ HPLC। प्रिंसिपल सेम वैसा ही है जैसा हमने GC में देखा था, ठीक है ना, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल में दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन हो सकता है या पार्टीशन हो सकता है। तो आप अगर नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी है तो जनरली एडसॉर्प्शन होता है, और रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है तो पार्टीशन होता है।
तो दोनों ही केस में जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो तो सेम ही है, ठीक है ना। क्या वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो सॉल्वेंट कंपोनेंट्स ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएंगे स्टेशनरी फेज के साथ में, स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएंगे, ज्यादा एफिनिटी दिखाएंगे, वो स्लोली ट्रेवल करेंगे और उनका रिटेंशन टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स या सैंपल पार्टिकल्स कम इंटरेक्शन दिखाएंगे वो फास्ट ट्रेवल करेंगे और उनका डिटेंशन टाइम कम होगा और उनकी पीक पहले डिटेक्ट होगी, डिटेक्टर उनको पहले डिटेक्ट करेगा। तो यही सिंपल, वही एग्जैक्टली सेम फिनोमिना है। अगर एडसॉर्प्शन है तो सरफेस फिनोमिना होगा, अगर पार्टीशन है तो बल्क फिनोमिना होगा जिसमें सॉल्युबलाइजेशन होता है। ये आपने मैंने बता दिया था, ठीक है ना, ये सेम वही। तो ये भी क्या है, एक टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम के अंदर ही सेपरेशन हो रहा है। तो जिनका स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा वो स्लोली ट्रेवल करेंगे, जैसे ब्लू कलर पार्टिकल स्लोली ट्रेवल करेगा और जो रेड कलर पार्टिकल है वो फास्ट ट्रेवल करेगा। तो रेड कलर पार्टिकल की पीक पहले आएगी, ब्लू कलर वाले की बाद में आएगी। तो समझे, मैं मुझे इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज एडसॉर्प्शन एंड व्हाट इज पार्टीशन। फिर मैं डायरेक्टली आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी ले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर एक हम एनिमेशन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी अपने रोल नंबर्स टाइप करके सेंड कर दो जूम चैट में। नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज, उसका एक थोड़ा सा एनिमेशन देख लो कि क्या होता है उसमें। नॉर्मल फेज में, ठीक है ना, नॉर्मल फेज वर्सेस रिवर्स फेज एक ही में ही है एनिमेशन दोनों का। नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज क्या होता है, नॉन पोलर, और स्टेशनरी फेज कैसा होता है, पोलर। ठीक है, अभी मैंने बताया था। ये यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सैंपल मॉलिक्यूल्स, सैंपल कंपोनेंट्स। तो सैंपल कंपोनेंट्स जब इसके अंदर आएंगे, जब इसमें ये स्टेशनरी फेज में, तो स्टेशनरी फेज कैसा है, पोलर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल फेज की। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज कैसा होता है, पोलर। तो यहाँ पर पोलर पोलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स देखो, नॉन पोलर और पोलर दोनों है, तो नॉन पोलर तो तेजी से आगे जा रहा है और पोलर धीमे धीमे चल रहा है। इट इज नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज एचपीएलसी, ठीक है। इसी के बजाय आप दूसरा देखो, वेयर दैट इज रिवर्स फेज। रिवर्स फेज के अंदर जस्ट अपोजिट हो गया, मोबाइल फेज क्या होगा, पोलर, और स्टेशनरी फेज कैसा होगा, नॉन पोलर। स्टेशनरी फेज नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर नॉन पोलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा और पोलर सब्सटेंस पोलर मोबाइल फेज के साथ में चले जाएंगे। ये दिखाया है, सिलिका जेल पार्टिकल्स, उनके ऊपर हाइड्रोफोबिक लेयर की कोटिंग। ये जो आपको कार्बन चेन दिख रही है, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। सो हियर इट इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के कारण क्या होगा, नॉन पोलर सैंपल कंपोनेंट इसके साथ में ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो नॉन पोलर ज्यादा रिटेन हो रहा है, ज्यादा टाइम रुक रहा है, और पोलर तेजी से भाग गया आगे, यानी वो पहले इल्यूट होगा। और आपको पता है इसमें पोलर स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज क्या है, पोलर है। तो यहाँ पर जो पोलर सब्सटेंस हैं वो पोलर मोबाइल फेज के साथ में तेजी से आगे चले गए, और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो दोनों, एक बार या तो देख लो एक बार वापस, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नॉर्मल फेज, फिर दूसरा आता है रिवर्स फेज।
रिवर्स फेज, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, ठीक है, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज या हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये था, दोनों अच्छे से आने चाहिए, नॉर्मल फेज क्या है और रिवर्स फेज क्या है। तो सीधे आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके वो सभी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जो अभी मैंने आपके दिखाए थे। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? सॉल्वेंट रिजर्वियर या सॉल्वेंट स्टोरेज बोटल्स, फिर क्या होगा, ग्रेडियंट कंट्रोलर या मिक्सिंग यूनिट, ठीक है, ग्रेडियंट कंट्रोलर मिक्सिंग यूनिट, ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी करता हूँ मैं डिफाइन। फिर क्या आता है, डी गैसिंग ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स में से गैसेस को निकालना। उसके बाद पंप्स, ठीक है ना, जो पंप्स होते हैं, जो मोटर्स होती हैं जो उनको पुश करती हैं सॉल्वेंट को, मोबाइल फेस को पुश करती हैं, पंप्स हो गए। देन प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज जो प्लम्बिंग सिस्टम है, जो कॉलम्स है उनके अंदर एक्चुअल में प्रेशर कितना है मोबाइल फेस का, उसको मेजर करते हैं। फिर प्री कॉलम, प्री कॉलम जिसको क्या बोलते हैं, गार्ड कॉलम, तो गार्ड कॉलम की डिटेल है। उसके बाद में सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम या फिर सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट जिसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या आएंगे, कॉलम, ये कॉलम कौन सा है, एनालिटिकल कॉलम, एनालिटिकल कॉलम जिसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल। ये सैंपल इंजेक्ट किया है उसका यहाँ पर सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने के बाद में एक एक कंपोनेंट डिटेक्टर में पहुंचता है और उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये सभी की सभी जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल है इनकी बस। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, ठीक है। डायग्राम अगर पूछते हैं एग्जाम में, ये भी बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है कि describe the flow diagram और ब्लॉक डायग्राम और schematic डायग्राम ऑफ HPLC इंस्ट्रूमेंट। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको बता देना है, उसके बारे में डिटेल्स लिख देनी है, दो दो चार चार लाइन लिख दो तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वही जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था सेम वही सॉल्वेंट रिजर्वियर, जिसमें सपोज दो सॉल्वेंट हैं, ठीक है ना, अलग अलग, फिर उनके लिए अलग अलग डी गैसर हो सकते हैं। अभी डी गैसर की पोजीशंस आगे है पीछे वो डिपेंड करती है, प्री कॉलम की भी पोजीशन यहाँ पर है यहाँ पर है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा HPLC इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी गैसर जो इन सॉल्वेंट्स में से जो डिजॉल्व गैसेस हैं उनको रिमूव करता है, फिर उनको यहाँ पर मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद में हाई प्रेशर पंप के थ्रू इनको पुश किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने पहले आपको एनिमेशन दिखाया था वहां पर दो पंप थे, दो सॉल्वेंट हैं तो दो पंप थे। यहाँ पर क्या है, दो सॉल्वेंट है उसको मिक्स कर दिया जा रहा है पहले और फिर एक ही पंप यूज किया जा रहा है। तो कभी कभी एक पंप यूज होता है, कभी दो पंप, वो क्यों यूज होंगे वो अभी आगे आपको क्लियर होगा कि कैसे ये पंपिंग सिस्टम हम अप्लाई करते हैं। फिर इसको पंप करके कहाँ भेजा जाता है, प्री कॉलम में या गार्ड कॉलम में, जो इस मोबाइल फेज में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, कोई लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोन साइज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो इस प्री कॉलम में रुक जाते हैं। उसके बाद में एकदम फिल्टर्ड, एकदम साफ सुथरा किया हुआ फिल्टर्ड HPLC ग्रेड जो सॉल्वेंट होता है वो आगे पहुंचता है और वो फिर यहाँ पर सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, उसमें उसको इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो मिक्स हो जाएगा और फिर एनालिटिकल कॉलम में पहुंचेगा, एनालिटिकल कॉलम उसको सेपरेट करके यहाँ डिटेक्टर को भेज देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो ये मोबाइल फेज है उस मोबाइल फेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पोर्शन जो है वो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में चला गया और दूसरा पोर्शन है उसको डायरेक्टली डिटेक्टर में भेज दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे डिटेक्टर जो ऐसे होते हैं, डिटेक्टर जो कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब यहाँ से आप देखोगे इस साइड से क्या आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट या प्योर मोबाइल फेज, और इधर से क्या आ रहा है, एनालिटिकल कॉलम में से सॉल्वेंट प्लस सैंपल कंपोनेंट। तो सैंपल कंपोनेंट और ये जो प्योर सॉल्वेंट है इस दोनों का एनालिसिस एक साथ होता है। और इन एक तरह से कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है वो ऐसा हो रहा है कि एक तरफ ओनली सॉल्वेंट का एनालिसिस हो रहा है, एक तरफ